हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू यू ऑल। क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज हम सेशन शुरू कर रहे हैं हमारा। ये आज का जो हमारा सेशन है वो जनरल अवेयरनेस का, बैंकिंग का 4th सेशन है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी का हो गया था मनी एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो अगर आवाज सही आ रही है तो एक बार बता दीजिए मुझे। ठीक है, तो ये जो आज का हमारा सेशन है वो बेसिकली पैसे के बारे में, उस पैसे के बारे में जो हम सब लोग कमाना चाहते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में शायद ये सपना देखते हैं केवल पैसा पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये पैसा बेसिकली है क्या, पैसे का मतलब क्या है, इस पैसे में ऐसा क्या है कि सब उसके पीछे भागना चाहते हैं। तो बेसिकली पैसे का चक्कर होता क्या है। तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज मनी, यानी ये जो मुद्रा है या जो मनी है वो होता क्या है। बताइए मुझे कमेंट्स में कि मनी क्या होती है, व्हाट इज मनी, बताओ। मनी या मुद्रा क्या होती है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि मनी या मुद्रा क्या होती है। व्हाट इज मनी और व्हाट इज करेंसी, क्या होती है। वैल्यू, अमन ने आंसर दिया है मनी इज वैल्यू। किसकी वैल्यू, वैल्यू किसकी है वो, जिसे हमने अपनी नीड पर पूरी कर सकते हैं। तो इन्होंने एक बताया कि ये वैल्यू है जिस पर आपकी कोई आवश्यकता हो, कोई आपकी नीड हो तो आप उस पर खर्च कर सकते हो। और जिससे हम कुछ भी बाय कर सकते हैं, जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हो, वो मनी है। ठीक है, देखो जैसे मैं एक नॉर्मल बात करूं कि इंडिया में बोलते हैं ना कि पैसे का मतलब है क्या, यानी पैसा किस बात के लिए। तो ऐसा कहते हैं कि पैसा दो चीजों के लिए होता है। एक तो पैसा होता है किस चीज के लिए, एक तो पैसा होता है बात के लिए, ये हिंदी में बता रहा हूं मैं, और दूसरा पैसा होता है स्वाद के लिए। तो बेसिकली पैसे का पर्पज क्या है, यानी पैसे का पर्पज क्या है कि एक तो आप अपनी बात पर खर्च करते हो, उसको बात पे खर्च करने का मतलब क्या है, अपनी ये जो है वेल्थ पे खर्च करते हो या दिखावे पे हम लोग खर्च करते हैं। ठीक है, तो एक तो हम किस चीज पे खर्च कर रहे हैं, पैसा दिखावे पे खर्च करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बड़ी गाड़ियों में घूमना है या आपको बड़े घर में रहना है, ये आपका अपना अपना शौक हो सकता है। तो एक तो हमने क्या किया, बात पर पैसा खर्च किया यानी दिखावे पे पैसा खर्च किया, और दूसरा हमने स्वाद पे पैसा खर्च किया, यानी हम लोग जो कुछ भी खा पी रहे हैं, टेस्ट के लिए खा रहे हैं या नेसेसिटी के लिए खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं। तो ये दोनों जो है ना, ये हम मोटा मोटी बात करें तो ये खर्चे हैं किसके, ये मनी के खर्चे। तो बेसिकली मनी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम इन दोनों चीजों की या सर्विसेज की या गुड्स की वैल्यू लगाते हैं। तो जिस चीज में हम वैल्यू लगाते हैं वो क्या हुआ, मनी हुआ। क्या कोई भी चीज मनी हो सकती है। जैसे एक तो हम जानते हैं करेंसी के बारे में, एक तो ये करेंसी है। तो क्या कोई भी गुड या वस्तु, क्या ये भी करेंसी हो सकती है, या हम इसको मुद्रा मान सकते हैं। तो क्या कोई भी वस्तु जो हो सकती है, गुड्स हो सकती है, क्या इट कैन बी कन्वर्ट इनटू एन करेंसी, यानी इसको भी क्या हम किसी वस्तु को मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो कि करेंसी में कन्वर्ट हो सकती है, या वो किसी भी चीज की वैल्यू डिसाइड कर सकती है। तो हम अगर बात करना शुरू करें इसमें कि ये बेसिकली मनी वाला सिस्टम शुरू कहां से हुआ। आप लोगों ने जो भी कमेंट्स में बताया कि जैसे बेसिकली क्या हुआ, मनी इज व्हाट, मनी वो है जो कि किसी चीज की वैल्यू डिसाइड करता है, या डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। मनी वो है जो कन्वर्ट हो सकता है, जो किसी भी चीज को खरीदने बेचने में काम आ सकता है। तो मनी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो मनी जो है वो बहुत सारे तरीके का हो भी सकता है। तो मनी बेसिकली हम ये जानते हैं कि हमारी जो नेसेसिटीज हैं, हमारी जो एसेंशियल चीजें हैं, उनमें खर्च करने के लिए हमारे पास मनी होना चाहिए। ठीक है, अब ये मनी बनना कैसे शुरू हुआ, मनी को डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, अगला हम उस पर बात करते हैं। तो इसमें ये स्लाइड जो है इसमें बताया गया है कि व्हाट इज मनी।
मनी इज अ गुड दैट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन. इट इज अ वे फॉर अ पर्सन टू ट्रेड वॉट ही हैज फॉर वॉट ही वॉन्ट्स. तो बेसिकली मुद्रा या धन क्या है? इज अ गुड दैट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी वो ऐसी चीज है जो कि दो चीजों को खरीदने बेचने में या एक्सचेंज करने में काम आती है. तो मनी बेसिकली क्या हुआ है? दैट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन. तो किसी भी चीज को खरीदने बेचने में जो काम आ रहा है वो क्या हुआ? वो मनी हुआ. फिर अगली बात इसमें क्या है? वे फॉर अ पर्सन टू ट्रेड वॉट ही हैज और वॉट ही वॉन्ट्स, या वो कोई भी चीज खरीदना बेचना चाहता है, जो कुछ उसके पास है उसको बेचना चाहता है, या जो उसके पास नहीं है उसको खरीदना चाहता है. तो ये सारी चीजों के लिए वो क्या मीडियम चुनता है? वो मीडियम चुनता है बेसिकली मनी, धन या मुद्रा. तो मनी या धन का मतलब सीधा सा क्या हुआ कि ऐसी चीजें जिसमें ट्रांजैक्शन हो सकता हो, या ऐसी चीजें जिसमें आपके पास है आप उसको बेच सकते हो, आपके पास नहीं है आप उसको खरीद सकते हो. तो बेसिकली ये मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है. तो व्हाट इज मनी? मनी इज मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन. अब ये मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन समय के साथ में अलग अलग बनते रहे, यानी कभी कोई मीडियम था, कभी कोई मीडियम था. तो समय ने, हिस्ट्री के हिसाब से हम बात करें, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू टिल नाउ, हमेशा अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह की करेंसी जो है वो उस समय सर्कुलेशन में रही. किस टाइम कौन सी करेंसी रही, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, अगला हम उस पर बात करते हैं. फिर जैसे सबसे पहले ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था. ये देखिए, जब ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत हुई तो ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत में सबसे पहला जो फेज था वो था बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली. बार्टर सिस्टम क्या हुआ? ये हुआ वस्तु विनिमय प्रणाली. वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम का सीधा सा मीनिंग क्या होता है कि हमने एक चीज की वैल्यू को दूसरी चीज की वैल्यू से डिसाइड किया. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला जो फेज था वो बेसिकली बार्टर सिस्टम का था, या वस्तु विनिमय प्रणाली का टाइम था. अब इस बार्टर सिस्टम में या वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या हुआ, यहां पर हर चीज की वैल्यू, गुड्स की वैल्यू किस में लगाई गई? वो गुड्स में लगाई गई. यानी हर चीज की वैल्यू किस में लगाते हैं? गुड्स की वैल्यू गुड्स में लगी. यानी जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है या पेन है, इस पेन की वैल्यू दूसरे पेन से लगाई जाएगी, या इस पेन की वैल्यू किसी डस्टर से लगाई जाएगी, या इस पेन की वैल्यू जो है वो गेहूं से लगाई जाएगी या चावल से लगाई जाएगी. तो हर चीज की वैल्यू दूसरे वस्तु से या दूसरे गुड से वो लोग लगाते थे. अब इस बार्टर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? गुड्स वर्सेस गुड्स, यानी हर गुड्स की वैल्यू जो है वो दूसरे गुड्स में लगाई जाती है. लेकिन क्या ये वैल्यू जो होगी वो हमेशा एप्रोप्रिएट हो सकती है? यानी इसका मतलब क्या कि मेरे पास ये दो पेन है, यानी मेरे पास अगर एक ही पेन है तो मैं इसको क्यों बेचूंगा? यानी मेरे पास सिंगल पेन है. लेकिन अगर मेरे पास दो मार्कर है तो क्या होगा? यानी अगर मेरे पास दो पेन होंगे और एक मुझे लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा है तो ही मैं उसको बेचना चाहूंगा. यानी इसका मतलब क्या कि बार्टर सिस्टम की पहली लिमिटेशन तो क्या हुई कि आई हैव अ सरप्लस गुड्स. मेरे पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी मुझे आवश्यकता है ही नहीं, तो मेरे पास जो सरप्लस होगा मैं उसी को आगे बेच सकता हूं, या उसको देना चाहूंगा, या उसका एक्सचेंज करना चाहूंगा. पहली कंडीशन तो ये. दूसरी कंडीशन ये कि मेरे पास मार्कर है लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है. अब मुझे गेहूं चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा मार्कर था उसके बदले मैंने गेहूं खरीद लिए. अब सामने वाले की भी तो ऐसा ही होना चाहिए, यानी उसके पास गेहूं है लेकिन उसको मार्कर की जरूरत है, तो ही तो वो मेरे मार्कर को खरीदेगा. तो ये सारी जो चीज है ना, इसमें लिमिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती हैं और हर चीज की वैल्यू प्रॉपर नहीं लग सकती. जैसे कि हम हमारे हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री का जो सबसे पहला फेज है जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, उस एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत बार्टर सिस्टम से होती है. जब इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता में, जहां इंडस और सरस्वती नदी के किनारों पर बहुत सारे बड़े एरिया में, जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस पूरे के पूरे रीजन में एक डेवलपमेंट हुआ शुरू. किसका? एक इंडस सिविलाइजेशन का. अब ये जो इंडस सिविलाइजेशन थी इसमें हर चीज की वैल्यू किस में निकालते थे? वो गुड्स में. तो हर चीज के लिए वैल्यू आती थी उसमें किसकी? गुड्स में. तो उस समय करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था.
फिर उसके बाद वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड में आर्यंस ने भारत में एंट्री करी। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ये इंडस वैली वाले तो गुड्स वर्सेस गुड्स करते हैं, लेकिन ये जो हमारी वैदिक कल्चर थी, इस वैदिक पीरियड में हर चीज की वैल्यू वो लगाते थे किसमें? काऊ में। यानी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो किसको बना दिया? गाय को। अब उनको मान लीजिए बकरी खरीदनी है तो भी किसमें खरीदेंगे? वो गाय में। यानी एक गाय का मतलब 2 बकरियां 4 बकरियां हो गया। या मान लीजिए उनको चावल खरीदना है तो वो भी किसमें खरीदेंगे? वो गाय से खरीदेंगे। तो काउ वॉज द मोड ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। यानी इसका मतलब ये नहीं कि गुड्स वर्सेस गुड्स ही नहीं हो सकता, यानी इसके बदले में कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को भी अगर वो वैल्यू लेके चल रहे हैं उसकी, तो भी वो क्या माना जाएगा? बार्टर सिस्टम माना जाएगा। तो वैदिक पीरियड के बाद में फिर इंडिया में शुरू हुआ क्या? ये कॉइन्स वाला सिस्टम आया। तो शुरू में बार्टर सिस्टम ही सारी दुनिया में क्या था कि ये एक्सचेंज का माध्यम था या मीडियम ऑफ ट्रेड था। तो जो कुछ भी खरीदना बेचना है वो सब किस में हुआ करता था? वो बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली में हुआ करता था, यानी वस्तु के बदले में वस्तु। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी कि एक तो जब तक मुझे उस चीज की जरूरत नहीं होगी तब तक मैं उसको नहीं लूंगा, दूसरा मेरे पास सरप्लस नहीं होगा तो भी मैं एक्सचेंज नहीं करना चाहूंगा। लेकिन पैसा वो चीज है, मनी वो चीज है दैट कैन कन्वर्ट एनीथिंग इन सम ऑफ एनी अमाउंट, जो किसी भी चीज को किसी एक अमाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा जो होता है या मनी जो है उसके पास तो ये है, उसके पास तो ये फाउंडेशन है कि वो किसी भी चीज को अपने में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन वो बार्टरिंग में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यही रीजन था कि हिस्ट्री के इस पार्ट में क्या हुआ कि लोगों ने बार्टर सिस्टम को लगातार छोड़ना शुरू किया। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया? बाद में फिर ये जो चीज थी गुड्स के बदले में उन्होंने मेटल लाना शुरू किया। यानी इसका मतलब क्या कि अब वो हर चीज की वैल्यू किस में लगाने लगे? वो हर चीज की वैल्यू मेटल से लेने लगे। और मेटल कौन से थे? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। जो महंगी चीजें थी उनकी वैल्यू गोल्ड में जाती थी। इंटरनेशनल जो ट्रेड था वो भी हमेशा गोल्ड में और सिल्वर में होता था। कॉपर, जो लोकल गुड्स थे या लोकल जो ट्रेड था उसमें कॉपर काम में आता था। तो इंटरनेशनल ट्रेड में तो कौन सा काम आएगा? गोल्ड और सिल्वर। और लोकल ट्रेड में काम आएगा क्या? कॉपर। और इसी चीज से फिर फाइनली ये कॉइन सिस्टम की शुरुआत हुई। तो इसका मतलब हिस्ट्री का जो दूसरा फेज आया ये वाला, इसमें क्या आ गया? इसमें आए फिर कॉइन्स। तो सबसे पहला सिस्टम तो कौन सा था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बाद दूसरे कौन से आ गए? कॉइन्स आए। अब ये जो कॉइन्स इस समय बनाए गए थे उन कॉइन्स को किस में बनाया? गोल्ड में, सिल्वर में और कॉपर में। तो गोल्ड और सिल्वर की जो वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू का सामान आप उसमें खरीद सकते थे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 1 तोले का गोल्ड का कोई सिक्का है तो जितनी वैल्यू उसकी थी उतनी ही वैल्यू का सामान आप उसमें खरीद सकते थे। अब मान लीजिए चांदी का है, वो ग्राम में ले रखा है उन्होंने, मान लीजिए 5 ग्राम का 10 ग्राम का वो चांदी का सिक्का है, तो जो चांदी की वैल्यू होगी उस समय जितनी भी उतनी वैल्यू का सामान आप खरीद सकते थे। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि गोल्ड, सिल्वर या कॉपर की डिमांड के हिसाब से प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। यानी हो सकता है गोल्ड आज जैसे मान लीजिए 40,000 रुपए का 1 तोला है या 20 ग्राम आ रहा है, कल हो सकता है वो 50 का हो जाए, 60 का हो जाए, 1 लाख का भी हो सकता है, या घट के वो 20,000 रुपए भी आ सकता है। तो इसमें क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है प्राइसेस में, तो यही रीजन था कि हम इस कॉइन्स वाले सिस्टम से भी और आगे बढ़े। ठीक है, अब इन कॉइन्स वाले सिस्टम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर टोकन करेंसी आने में थोड़ा सा टाइम लगा। ये टोकन करेंसी क्या है इस पर हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले कॉइन्स आए, कॉइन्स की वैल्यू किसमें थी? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में। फिर हम टोकन करेंसी वाले सिस्टम पे भी आए। इंडिया में सबसे पहले जो कॉइन्स आए थे, तो हम यहां पर दूसरे जिस फेज की बात कर रहे हैं वो है कॉइन्स वाला सिस्टम। ठीक है, यानी भारत में सिक्के बनने शुरू हुए। तो सिक्के जो सबसे पहले आए उन सिक्कों का नाम था पंचमार्क कॉइन्स। तो पंचमार्क कॉइन्स या हिंदी में इनको बोलते हैं आहत या पंचमार्क मुद्रा। तो फर्स्ट
कॉइन दैट वाज यूज्ड इन इंडिया वाज पंच मार्क कॉइन्स। तो पहली बार भारत में कौन से कॉइन शुरू किए गए, उनका नाम क्या था, पंच मार्क कॉइन्स। बेसिकली पंच मार्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन पे 5 तरह के निशान लगाए करते थे, जैसे सन का था, मून का था, या कोई स्टार का था। तो अलग अलग तरह के 5 मार्क वो इन पर करते थे, ठीक है। तो अब ये जो मार्क थे, उन मार्क के हिसाब से वैल्यू डिसाइड होती थी उस कॉइन्स की। यानी एक तो उसका वजन कितना है, वही गोल्ड सिल्वर कॉइन के चल रहे थे, लेकिन उस पर क्या हुआ, उस पर निशान लगने शुरू हुए। अब ये निशान ये बताएगा कि इसको इशू करने वाला कौन है। तो इशूअर ऑफ करेंसी कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा उसका वो मार्क। तो ये जो कॉइन्स थे, इनको इशू करना शुरू किसने किया, या तो किया इशू किसने, किंग्स ने, या फिर इशू करने वाले थे इशूअर या जारी करता, या फिर इसके इशूअर हुआ करते थे गिल्ड्स। गिल्ड्स को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी या व्यापार संघ। तो कॉइन्स को इशू करने वाले 2 लोग होते थे। इशूअर कौन थे इसके, या तो कोई राजा उस समय थे, वो अपने मार्क या अपने निशान से इसको जारी करेंगे, या फिर दूसरे उस समय जो ट्रेड यूनियंस थे, जैसे मान लीजिए कि सोने का व्यापार करने वाले जो गोल्ड स्मिथ्स हैं, उनका अपना एक ग्रुप है, या ये लोहे का काम करने वाले ब्लैक स्मिथ्स हैं, लोहार हैं, उनका एक अपना ग्रुप है, या चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, या लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं। तो किसी भी सिटी में रहने वाले वो जो सेम प्रोफेशन के लोग थे, उनको बोलते थे गिल्ड्स, श्रेणी या व्यापार संघ, ठीक है। तो गिल्ड्स, श्रेणी या व्यापार संघ का मतलब क्या हुआ कि ये जो है गिल्ड या श्रेणी या व्यापार संघ, ये अपनी तरफ से भी इनको इशू करते थे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक इसमें अथॉरिटी आनी शुरू हुई। तो हिस्ट्री ने डेवलपमेंट क्या किया इसमें कि अब कॉइन्स में अथॉरिटी आनी शुरू हुई, यानी कि एन अथॉरिटी कैन इशू कॉइन्स। तो इन 2 के अलावा दूसरा कोई भी कॉइन इशू नहीं कर सकता। जबकि पहले वाले सिस्टम में क्या हो रहा था कि हर कोई अपनी वैल्यू डिसाइड करता था, लेकिन अब इसकी वैल्यू जो है वो डिसाइड होनी शुरू हुई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा क्या आया, दूसरा फेज आया कॉइन्स वाला। तो कॉइन्स को इशू करना शुरू किया। अब ये कॉइन्स वाला सिस्टम लगातार आगे बढ़ता चला गया। मैंने अभी आपसे बात करी टोकन करेंसी, यानी सांकेतिक मुद्रा। टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें एक तो होती है फेस वैल्यू और एक होती है रियल वैल्यू। तो मुद्रा में 2 तरह की वैल्यू होती है, फेस वैल्यू और रियल वैल्यू। अब इस फेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि उस पर लिखा हुआ कितना है, और रियल वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि उसका जो वजन है उसका मतलब क्या हुआ। इस रियल वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, या ये आंतरिक मूल्य है। तो रियल वैल्यू क्या हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू या आंतरिक मूल्य। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका 1 रुपए का कॉइन है, ये आपका 5 का कॉइन है, या ये आपका 10 का कॉइन है, ठीक है। अब जो 10 रुपए का कॉइन है उसकी वैल्यू 1 रुपए के कॉइन से 10 गुना ज्यादा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए के कॉइन में जो वेट है उसका 10 गुना वजन 10 रुपए के कॉइन में होना चाहिए। मतलब इसका यही तो हुआ कि 1 रुपए के कॉइन में मान लीजिए वजन है 1 ग्राम, तो 10 रुपए के कॉइन में वजन कितना होना चाहिए, 10 ग्राम। अगर हम पहले वाले फेज की बात कर रहे हैं जहां पर ये पंचमार्क कॉइन्स इशू होते थे गोल्ड, सिल्वर और कॉइन के, तो जब गोल्ड, सिल्वर और कॉइन के कॉइन इशू होते थे तो उसमें उनकी जो रियल वैल्यू थी वही काउंट होती थी उनके वेट के हिसाब से। लेकिन इस टोकन करेंसी का मतलब क्या हुआ कि उनकी रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जो उस पर लिखा हुआ है वैल्यू वो मानी जाएगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि 1 रुपए का सिक्का, उसमें जितना वजन है उसका 10 गुना सिक्का, 10 गुना वजन 10 रुपए होना चाहिए, इसका 5 गुना वजन 5 रुपए में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखोगे कि ऑलमोस्ट डबल तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा वजन उसमें उस मल्टीप्लाई में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेटल 1 रुपए में यूज हुआ लगभग वही मेटल 10 में यूज हुआ, थोड़ा सा ज्यादा यूज हुआ, लेकिन इस पर तो 1 लिखा और इस पर 10 लिखा, तो
एक वाले ने कोई गुनाह तो किया नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि उस पर लिखा है 1, तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 1। तो बेसिकली यही फेस वैल्यू है, यानी कि हम ये नहीं देख रहे कि 1 रुपए को बनाने में कितना मेटल खर्च हुआ या 10 को बनाने में कितना मेटल खर्च हुआ, हमने जो उस पर लिखा हुआ है उसको देखा। तो बेसिकली टोकन करेंसी का मतलब क्या हुआ कि जहां पर ये दोनों वैल्यू अलग अलग हों, फेस वैल्यू यानी जो उस पर लिखा हुआ है वो, और रियल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? रियल वैल्यू का मतलब है उसके अंदर की जो वैल्यू है, जो मेटल उसमें यूज किया हुआ है वो। तो हमें इन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बार टोकन करेंसी भी इंडिया में जारी हुई, और इंडिया में पहली बार टोकन करेंसी इशू करने वाला कौन था? इंडिया में पहली बार टोकन करेंसी जारी करने वाला एक सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये दिल्ली का सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज फर्स्ट इशूअर ऑफ टोकन करेंसी इन इंडिया। तो भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा किसने जारी करी? सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली का सुल्तान, ठीक है। लेकिन इसका ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हुआ, लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर से हम लोग उसी टोकन वाले सिस्टम पर आ गए, ठीक है, जिसको हम लोग कमोडिटी करेंसी बोलते हैं या मेटल करेंसी बोलते हैं। तो टोकन करेंसी का जो एक्सपेरिमेंट था वो इंडिया में नहीं चल पाया, तो हम लोग दोबारा किसमें आ गए? दोबारा हम उसी कमोडिटी करेंसी या मेटल करेंसी में आ गए। फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने जाके इस कॉइन्स वाले सिस्टम को ठीक करना शुरू किया, ठीक है। अब ये जो कॉइन्स थे, इन कॉइन्स के अलग अलग नाम हुआ करते थे। कहीं पर उसका नाम दाम था, कहीं पर उसका नाम दीनार था, कहीं पर मोहर था, कहीं पर अशरफी था, तो अलग अलग नाम उसके थे। पहली बार ये जो वर्ड हम लोग आज यूज करते हैं रुपया, यानी आज हम लोग मुद्रा को क्या बोलते हैं? हम इसको रुपया बोलते हैं। तो ये जो रुपया था ये पहली बार वर्ड यूज हुआ था गुप्त पीरियड में या गुप्त काल में, ठीक है। लेकिन उसका नाम कुछ और था, रुपया पूरी तरह से नहीं था। ये रुपया जो है इसको वास्तव में इशू करने वाला था शेर शाह सूरी। तो ये जो करेंसी है ना रुपया, इसको इशू किसने किया था? दिल्ली और आगरा के सुल्तान शेर शाह सूरी ने। तो रुपया नाम की जो करेंसी थी उसको इशू करने वाला कौन था? शेर शाह सूरी। फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी इसी के नाम से कॉइन्स चलाए। तो जो कॉइन था रुपया वो जारी करने वाला कौन था? बेसिकली शेर शाह सूरी। और फिर ब्रिटिशर्स ने उसी के नाम से कॉइन्स चलाए। हालांकि वो अपना पाउंड स्टर्लिंग इंडिया में चलाना चाहते थे, यानी वो क्या चाहते थे कि ये जो इंडिया में करेंसी वो लोग लेके आए कॉइन्स के नाम पे, उसका नाम वो लोग पाउंड स्टर्लिंग रखना चाहते थे। जैसे कि अमेरिका ने जहां जहां कहीं पे रूल किया उसने भी उस करेंसी का नाम क्या रख दिया? उसका डॉलर नाम रखा हुआ है। तो अब सिंगापुरी डॉलर है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, वो अलग अलग नाम उसके हो गए, लेकिन चलता वो डॉलर रहा। तो वो इंडियन करेंसी का नाम क्या रखना चाहते थे? वो रखना चाहते थे पाउंड स्टर्लिंग। लेकिन हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि पॉपुलर नाम क्या था? रुपया। तो फाइनली ब्रिटिशर्स को इंडिया में रुपया के नाम से ही ये चलाना पड़ा, ठीक है। तो शुरू में तो क्या हो रहा था, हम लोग लास्ट क्लासेस में ऐसा पढ़ चुके हैं कि शुरू में तो वो जो बैंक्स थी वो कॉइन इशू करती थी। फिर इसके बाद 1861 में तो इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इन्होंने 1861 में एक एक्ट लेके आए जिसका नाम था इंडियन कॉइनेज एक्ट, यानी भारतीय सिक्का अधिनियम। तो 1861 में एक एक्ट आया जिसका नाम क्या था? भारतीय सिक्का अधिनियम या इंडियन कॉइनेज एक्ट। और इसी इंडियन कॉइनेज एक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम था ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने ये जो मिंटिंग वाला काम था वो अपने हाथ में ले लिया। तो फाइनली 1861 से क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे भारत के लिए सिक्के छापना शुरू किया। तो शुरू में वो जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थी वो सिक्के निकालती थी, बाद में 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को उसका काम दे दिया, और 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये वाला काम करने लगा।
तो ये अधिकार किससे मिला उसको? इंडियन कॉइनेज एक्ट के नाम से, ठीक है। तो यहां से फिर इंडिया की शुरू हुई क्या? ये शुरुआत जिसका नाम था रुपया। अब इसके बाद हम अगले फेज पे आते हैं। तो हमने इस पूरी कहानी में सबसे पहले बार्टर सिस्टम पढ़ा, दूसरा पढ़ा कॉइन्स, तीसरा जो आया था वो था ये पेपर करेंसी। तो ये जो एवोल्यूशन ऑफ करेंसी चल रहा है उसमें थर्ड पे क्या है? थर्ड पे है पेपर करेंसी, ठीक है। पेपर करेंसी दुनिया में सबसे पहली बार जो लेके आया था वो था चाइना। तो चाइना ने बहुत पहले 14वीं सेंचुरी में पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो चाइना में तो वो चल रही थी, इंडिया में ये नहीं हो पाया। इंडिया में पहली बार पेपर करेंसी लाने वाला ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में बैंक ऑफ बंगाल इंडिया में पहली बार लेके आया क्या? पेपर करेंसी। तो इस तरह से इंडिया में थर्ड फेज किसका आया? पेपर करेंसी का आया। इसके बाद अभी तक पेपर करेंसी चली रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉइन्स हैं, ये भी चली रहे हैं। फिर ये प्लास्टिक मनी आना शुरू हुई दुनिया में। 1960 के बाद प्लास्टिक मनी की शुरुआत हुई। प्लास्टिक मनी से मतलब क्या? एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है? ये प्लास्टिक मनी है। तो ये पेपर की तरह से यानी करेंसी की तरह से प्लास्टिक मनी इस समय काम कर रही है, ये भी एग्जिस्टेंस में। अभी मोबाइल मनी और क्रिप्टो करेंसी ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मोबाइल मनी का मतलब क्या हो रहा है कि आप इस समय पास पैसे रखते ही नहीं है, लोगों ने वॉलेट रखना छोड़ दिया। क्यों रखना छोड़ दिया? जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी, क्योंकि हर चीज जो कुछ भी आपको खरीदना है, आपको फोन पे करना है, पेटीएम करना है, गूगल पे करना है, अमेजोन पे करना है, तो अब ये मोबाइल मनी आ गया। यानी आपका जो मोबाइल है वो एक तरह से मल्टी फंक्शनिंग वाला है, वो सारे काम कर रहा है, वो आपका वॉलेट भी लेके चल रहा है। तो फोन पे, पेटीएम या गूगल पे, अमेजोन पे, एयरटेल पे ने क्या किया कि ये मोबाइल पे ले आया, ठीक है। वो लगातार आगे बढ़ी रहा है। फिर ये क्रिप्टो करेंसी भी है। क्रिप्टो करेंसी यानी वर्चुअल करेंसी। आप जानते हो कि एक तो बिटकॉइन और इथेरियम, ये दो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो ये है मनी का एवोल्यूशन। इसका मतलब क्या? पहले बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, फिर कॉइन्स वाला सिस्टम आया, फिर ये करेंसी वाला आया, पेपर करेंसी, फिर प्लास्टिक करेंसी आया, फिर मोबाइल मनी आया, और अभी फाइनली क्रिप्टो करेंसी भी आ रहा है। यानी आपके पास पैसा है भी नहीं और पैसा भी है। यानी इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल वर्चुअली सारे काम हो रहे हैं। मोबाइल के अंदर पैसा है लेकिन आपका फिजिकल फॉर्म में पैसा नहीं है। तो ये लगातार क्या हो रहा है? ये एवोल्यूशन ऑफ करेंसी है, ठीक है। तो ये हम जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, पेपर करेंसी। पेपर करेंसी, फर्स्ट नोन पेपर बैंक नोट्स अपीयर्ड इन चाइना इन 9th century. The travels of Marco Polo to China introduced the idea of paper money to Europe. सबसे पहले पेपर करेंसी दुनिया में कहां पे आई थी? ये चाइना में आई थी। फिर चाइना में एक यूरोपियन ट्रेवलर आया था, इसका नाम था मार्को पोलो, और मार्को पोलो फिर उसको लेके गया सारी दुनिया में, ये यूरोप में। तो पहले चाइना में आया, फिर इसके बाद यूरोप में आया, फिर घूम के फिर से एशिया में, इंडिया में आया। तो पेपर करेंसी का इस तरह से एवोल्यूशन शुरू हुआ। अब अगला हमारा है फंक्शंस ऑफ मनी या मुद्रा के कार्य। तो आज के टाइम में ये मुद्रा क्या क्या फंक्शन करती है, कौन कौन से काम करती है। उसमें पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आज भी है। यानी मुद्रा क्या है? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी किसी भी वस्तु को जो है वो बदलने का तरीका है। तो आदान प्रदान का तरीका है या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो पहला इसमें हुआ क्या कि ये है आदान प्रदान का तरीका। सेकंड है यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी किसी भी चीज की वैल्यू आप किस में निकाल सकते हो? आप मनी में निकाल सकते हो। तो किसी भी चीज की वैल्यू डिसाइड करने का तरीका है मनी। थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स, यानी किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट करना हो तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, प्रमाणित तरीका है क्या? ये मनी। फोर्थ है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि उस वैल्यू को स्टोर करने का तरीका है, यानी किसी भी चीज की वैल्यू जो भी आप क्या कर रहे हो उसको स्टोर कर लेते हो मनी में।
बेसिस ऑफ द क्रेडिट सिस्टम, यानी साख की जो प्रणाली है उसका आधार भी तो मनी है। आपके पास पैसा है, आपके पास अगर परचेजिंग पावर है, आपके पास अगर किसी भी चीज को चुकाने वाली पावर है, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको लोन मिलेगा। तो कोई भी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक किस बेस पे लोन देगी? वो इस बेस पे लोन देगी कि क्या आपके पास लोन चुकाने की कैपेसिटी है क्या। तो बेसिकली ये है बेसिस ऑफ क्रेडिट स्टैंडर्ड। अगला है इक्वलाइजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटीज। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जितने भी सीमांत तरीके हैं काम करने के, और प्रोडक्टिविटी जितनी भी उत्पादकता है, उन सबको बराबर करने का तरीका है। तो बेसिकली प्रोडक्शन जो कुछ भी होता है या जितनी भी आवश्यकता है उनको बराबर करने का तरीका है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन उसको उपयोग नहीं हो रहा है, या उपयोग ज्यादा है प्रोडक्शन कम कर रहा है, इन दोनों को बराबर कौन कर सकता है? मनी कर सकता है। अगर मनी होगा तो मेरे पास परचेजिंग पावर होगी, मनी नहीं होगा तो परचेजिंग पावर भी नहीं होगी। तो बेसिकली आज के टाइम में 21st सेंचुरी में ये मनी के इतने सारे फंक्शंस है। ठीक है, तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, और छोटा करूं उसको, अब दिख रहा है सारे? ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगला है फीचर्स ऑफ मनी। तो अगली स्लाइड है फीचर्स ऑफ मनी, यानी कि मनी के तत्व क्या है, मनी की समझने का तरीका क्या है। पहला है मनी शुड बी ड्यूरेबल। पहली बात क्या है कि मनी शुड बी ड्यूरेबल, यानी कि जो मुद्रा छापी गई है या जो भी मनी जो है वो इशू किया गया है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक रहना चाहिए। यानी अगर बार बार मुद्रा को चेंज किया जाएगा, बार बार अगर जो करेंसी है उसको बदला जाएगा, तो क्या होगा? लोगों का विश्वास कम होता है। तो मनी कैसा होना चाहिए? वो ड्यूरेबल होना चाहिए। यानी कि जो भी कागज बनता है, जैसे हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि जो बैंक का जो नोट है या जो नोट का प्रिंटिंग होता है उसका कागज का बनता है, ये होशंगाबाद एमपी में बनता है। तो वो जो कागज बनता है वो कागज इतना अच्छा होना चाहिए कि बहुत लंबे टाइम तक वो चले। 2016 में वो जो नोट अभी इशू किए हैं उसमें 10 रुपए का जो नोट है उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो बिल्कुल फट जाता है। यानी अगर वो गलती से बारिश में भीग गया तो क्या होगा? वो फटेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है उसका, आपको जगह जगह चिपकाना पड़ेगा वो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो है वो भरोसा कम होता है। अब ये ड्यूरेबल क्यों होना चाहिए? जिससे ये जल्दी से डीकंपोज नहीं हो, यानी वो जल्दी से खराब नहीं हो। तो यही रीजन है कि बार बार प्लास्टिक मनी के ऊपर जो है वो लोगों का जोर जा रहा है कि आप मनी इस तरह की बनाओ जो कि लंबे टाइम तक चल सके। दूसरा है मनी शुड बी हैंडी, इजीली ट्रांसपोर्टेबल। मनी कैसा होना चाहिए कि हैंडी होना चाहिए और कहीं भी उसको ले जा सके, यानी वो आवागमन करने के लिए आसान होना चाहिए। पहले क्या होता था कि पहले वो जो नोट आया करते थे उसका साइज बहुत बड़ा था। आपने अगर देखा हो तो अब ये नोट का साइज लगातार छोटा होता जा रहा है। यानी पहले जितनी बड़ी आपकी हथेली है उतना बड़ा नोट हुआ करता था, लेकिन अब क्या किया? उस नोट के साइज को लगातार छोटा कर रहे हैं। तो ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल हो इसके लिए किया गया। अगला है एक्सेप्टेड। ये एक बहुत बड़ा फीचर है। क्या है कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी वो जो भी मनी इशू किया गया उसको जनता स्वीकार करे। तो अगर जनता उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, जनता उसको स्वीकार ही नहीं करेगी, तो फिर वो लीगल टेंडर करेंसी नहीं बन पाएगा। अब ये कब होता है? जब उसका एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट के ऊपर होता है। तो अगर जनता सरकार को स्वीकार नहीं कर रही है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में नोट पर भी भरोसा खत्म होगा। ठीक है, फिर अगला है डिविजिबल। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि जैसे 100 रुपए का नोट है, उस 100 रुपए के नोट को आप 50-50 के 2 या 20-20 के 5 या 10-10 के 10, इसमें इजीली उसको आप चेंज कर सकते हो। तो अगर कोई इतनी बड़ी करेंसी बना दी जाए जिसको कि चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाए या उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए, तो ये भी बहुत खराब चीज है। यानी जैसे आपने देखा होगा कि 2000 के नोट को हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता उसको? क्योंकि उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही रीजन है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनली वो 2000 का नोट भी कम करने के लिए शुरू हो गई है। यानी कि 2000 के नए नोट आपको नहीं मिलेंगे,
मार्केट में 2000 के नोट लगातार गायब हो रहे, गवर्नमेंट ने 2000 नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी, ठीक है। अगला है स्टेबल इन वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है मनी की वो हमेशा स्टेबल होनी चाहिए। अगर अनस्टेबल वैल्यू होगी तो क्या होगा, अगर अनस्टेबल होगा यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा होगा बहुत ज्यादा या फिर रिसेशन आ रहा होगा, तो दोनों ही कंडीशन में मनी की वैल्यू स्टेबल नहीं होगी। तो मनी की वैल्यू स्टेबल करना फिर किसकी जिम्मेदारी है, वो सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है। तो यहां जो जानने वाली बात है वो क्या है कि इट शुड बी स्टेबल इन वैल्यू, इसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। अगला है लिमिटेड सप्लाई। इसकी सप्लाई भी लिमिटेड होनी चाहिए, यानी अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन आ सकता है या महंगाई आ सकती है या मुद्रास्फीति आ सकती है। अगर सप्लाई कम हो गई तो रिसेशन या रिफ्लेशन आ सकता है। तो दोनों ही कंडीशंस खराब होती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी सप्लाई इन लिमिटेड। तो लिमिटेशन में इसकी सप्लाई होगी तो फिर मनी की वैल्यू हमेशा मेंटेन रहेगी। लीजिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये हैं टाइप्स ऑफ मनी। तो ये जो स्लाइड है इसमें बताया गया है टाइप्स ऑफ मनी, यानी मुद्रा के प्रकार। तो मनी जो है वो बेसिकली 4 टाइप का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मनी। पहली जो मनी है वो है कमोडिटी मनी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मनी इज कमोडिटी मनी, या इसको कई बार बोल देते हैं, ये वही बार्टर सिस्टम वाली है। तो पहली है कौन सी, कमोडिटी मुद्रा या कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब अभी जो हम बात कर चुके हैं, क्या ये बेसिकली बार्टर सिस्टम वाली है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम में जहां पर मनी या करेंसी की जगह पर वो एक दूसरे की चीजों के वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। यानी वही दाल के बदले में चावल ले रहे हैं, चावल के बदले में गेहूं ले रहे हैं, गाय के बदले में बकरी ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये कमोडिटी का एक्सचेंज हुआ। तो बार्टर सिस्टम में जो मनी काम आता है उसको बोलते हैं क्या, कमोडिटी मनी। तो बेसिकली हर कमोडिटी को उसमें मनी की तरह से यूज किया गया। यानी क्या किया उसमें कि मनी की तरह से उसको स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की गई। ये कमोडिटी मनी था। तो इनिशियली हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये कमोडिटी मनी को यूज कर रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो फेज था ये बुलियन मनी या रियल मनी पे आए। यानी फिर हमने क्या किया कि हमने उसको बुलियन मनी या रियल मनी पे करना शुरू किया। अब ये बुलियन मनी या रियल मनी का मतलब क्या था कि हमने क्या किया, उस चीज की वैल्यू किस में निकाली, ये गोल्ड सिल्वर और कॉपर में निकालना शुरू किया। यानी गोल्ड के वेट के हिसाब से या सिल्वर के वेट के हिसाब से या कॉपर के वेट के हिसाब से हमने उसको खरीदना शुरू किया। हमने अभी जो डिस्कशन किया रियल वैल्यू और दूसरी इसकी फेस वैल्यू, तो ये दोनों जो है ना, ये हमेशा इसकी क्या होंगी, ये हमेशा इसकी इक्वल होंगे। यानी बुलियन मनी, ये जो रियल मनी है, इसकी सबसे बड़ी बात क्या होगी कि इसका रियल मनी, इसका रियल वैल्यू और इसका फेस वैल्यू, इन दोनों का जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो रियल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द बुलियन करेंसी और रियल मनी वुड बी सिंपल। तो ये इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। फिर इसके बाद आया पेपर करेंसी, जिसको बोला जाता है क्या, फिएट मनी। तो ये पेपर करेंसी के बहुत सारे टाइप्स अभी हैं। तो उनमें से एक जो टाइप है, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इसके पेपर करेंसी की। तो पेपर करेंसी का एक जो टाइप है, ठीक है, वो टाइप मैं आपको बता रहा हूं, वो है लीगल टेंडर करेंसी। यानी विधि ग्राह्य मुद्रा। क्या है ये, विधि ग्राह्य मुद्रा है, लीगल टेंडर करेंसी।
अब इस विधिग्राह्य मतलब का मतलब क्या हुआ कि लीगली हमने उसको टेंडर किया, यानी कानूनी रूप से उसको मान्यता दी गई, वैसे उसका वैल्यू कुछ नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये नोट है 100 रुपए का मान लीजिए, या ये नोट है 1000 रुपए का मान लीजिए। अब इस पर 100 रुपए लिखा हुआ है इसलिए हमने इसको 100 रुपए का माना, इस पर 1000 लिखा हुआ है इसलिए इसको मान लिया। बेसिकली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या आरबीआई ने इशू किया है, ठीक है, ये दोनों इसको इशू करने वाले हैं। और क्या किया इस पर, उसको लीगलाइज करने के लिए उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन किए गए और उस पर एक प्रॉमिस डाला गया, क्या कि आरबीआई गवर्नर ने उस पर प्रॉमिस किया है क्या कि ये जो इसकी वैल्यू इस पर लिखी हुई है ये उतनी ही वैल्यू मानी जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हमने लीगल टेंडर करेंसी कैसे बनाया, क्योंकि उस पर आरबीआई के गवर्नर का क्या हो रहा था, उस पर आरबीआई गवर्नर का साइन हो रखा है। तो यही रीजन है इसमें कि ये लीगल टेंडर करेंसी होगा। 8 नवंबर 2016 का हमारे महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण आपको याद होगा, जिसमें क्या बोला था उन्होंने कि आज रात 12, पहले भाइयों बहनों बोला था, पहले बोले भाइयों बहनों, फिर बोले कि आज रात 8 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर करेंसी नहीं रहेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने यहां प्रॉमिस तो कर रखा था कि ये 500 का नोट है, वो 1000 का नोट है, लेकिन साथ में क्या बोल दिया कि अब आज के बाद यानी रात के 12 बजे तक तो ये लीगल टेंडर करेंसी होगा, लेकिन 8 नवंबर 2016 के बाद 500 का नोट लीगल टेंडर करेंसी नहीं होगा। अब उसमें उन्होंने क्या किया था, जैसे आपको याद हो अगर वो टाइम, तो दूध की जो डेयरीज थी या पेट्रोल पंप्स थे उन पर तो वो लीगल टेंडर करेंसी था, बाकी पर नहीं था। हॉस्पिटल्स में लीगल टेंडर करेंसी था। तो अगर आपको अपने बच्चे की फीस भरनी है, ये आपको सामान खरीदना है, तो उस जगह पर वो लीगल टेंडर करेंसी नहीं था। तो उसका सीधा सा मीनिंग क्या हुआ कि लीगल टेंडर करेंसी वो तब तक है जब तक गवर्नमेंट का उसमें प्रॉमिस है। गवर्नमेंट जिस दिन चाहे उस दिन उस प्रॉमिस को वापस ले सकती है। तो ये टेंडर कब तक है, ये लीगलाइज कब तक है, जब तक गवर्नमेंट बोल रही है। जिस दिन गवर्नमेंट ने मना किया वो तुरंत वहां से हट जाएगी, ठीक है। दूसरा इसमें है फिएट करेंसी। अच्छा, एक और इसका होता है, दूसरा इसका स्टैंडर्ड करेंसी। यानी प्रमाणिक मुद्रा, ठीक है। तो दूसरा टाइप कौन सा है, स्टैंडर्ड करेंसी या प्रमाणिक मुद्रा। स्टैंडर्ड करेंसी का मतलब क्या होता है कि ये इस तरह की करेंसी है जिसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट ने उसको इशू किया तो कोई भी इसको लेने से मना नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैलिड करेंसी है। यानी अगर आपने कोई भी सामान खरीदा है, ठीक है, और आप उसका पेमेंट करना चाहते हो किसमें, आप उसका पेमेंट करना चाहते हो करेंसी में, तो कोई भी उस करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता। अब अगर मान लीजिए आप उसका पेमेंट चेक में करना चाहते हो तो सामने वाला मना कर सकता है कि मुझे चेक नहीं चाहिए। आप उसका पेमेंट जो है वो फोन पे पेटीएम से करना चाहते हो, वो मना कर सकता है। लेकिन कैश में करना चाहते हो तो वो मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करता है तो उसका सीधा सा मतलब क्या है कि ही इज ट्राइंग टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स पोजीशन, या गवर्नमेंट की अथॉरिटी को चैलेंज करने की वो कोशिश कर रहा है। तो उस बात पर उसको जेल भी हो सकती है। यानी अगर मान लीजिए आपने जो है वो किसी को कैश में पेमेंट करने के लिए बोला, उसने मना कर दिया, तो और उस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट के नॉर्म्स में है इस तरह का कि इसका जो पेमेंट है वो कैश में होगा, तो फिर वो मना कर रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एफआईआर कर सकते हो कि इसने नोट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड करेंसी का सीधा सा मतलब क्या है कि ये वो करेंसी है जिसमें पूरी एक्सेप्टेंस है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। अब इस स्टैंडर्ड करेंसी के साथ और क्या होता है कि बेसिकली ये एक फिएट करेंसी है, ये वाली। इस फिएट करेंसी का जो मीनिंग है, जैसे अमेरिकन डॉलर एक फिएट करेंसी है, तो अमेरिकन डॉलर क्या है, ये एक फिएट करेंसी है। यानी फिएट मुद्रा। अब ये फिएट या फायट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने जो नोट छापे, आप इस बात को जानते होंगे कि 1956-57 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट किया था, अभी उस पर बात करेंगे। तो आरबीआई कोई भी नोट छापता है
तो नोट छापने से पहले उसके पास जो है वो उतनी वैल्यू का, यानी 200 करोड़ का टोटल वैल्यू का उसके पास एक खजाना होना चाहिए, एक रिजर्व होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए उसको आज 100 करोड़ के नोट छापना है तो उसके पास 100 करोड़ का जो रिजर्व है वो होना कंपलसरी है। लेकिन ये फिएट जैसे कि यूएस डॉलर है, ये एक फिएट करेंसी है। अमेरिका को कोई भी करेंसी छापने से पहले किसी भी तरह का रिजर्व नहीं रखना होता। तो अमेरिकन करेंसी क्या है? वो एक फिएट करेंसी है। यानी फिएट करेंसी कौन सी हुई? फिएट करेंसी वो हुई जिसको छापने से पहले कोई भी रिजर्व रखना नहीं होता। तो गवर्नमेंट कैन पब्लिश और प्रिंट एनी मनी विदाउट एक्सेप्टिंग और विदाउट रिजर्विंग एनी काइंड ऑफ ट्रेजर। तो बिना किसी स्टोर के, बिना किसी रिजर्व के वो नोट छाप सकता है। तो फिएट करेंसी का सीधा सा मीनिंग क्या हुआ कि गवर्नमेंट बिना कोई नोट, वो नोट छाप सकती है बिना कोई रिजर्व के। तो वो किस तरह करेंसी हुई? वो हुई फिएट करेंसी। ठीक है। फिर ये चौथी आ गई वर्चुअल करेंसी। तो वर्चुअल करेंसी आप जानते हो कि वर्चुअल करेंसी वैसे है तो नहीं, लेकिन अब वो चलन में आ चुकी है। ठीक है। इसी तरह से एक करेंसी और है जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक मनी। कमर्शियल बैंक मनी का मतलब क्या होता है कि ये भी आजकल बहुत ज्यादा है। यानी वाणिज्यिक बैंक मुद्रा। ये भी थोड़ी बहुत वर्चुअल करेंसी है। कैसे वर्चुअल करेंसी है कि आपका जो अकाउंट है उसमें पैसा है, लेकिन पैसा तो है ही नहीं ना उसमें। आपके अकाउंट में आज 10,000 रुपये डिपॉजिट हैं। क्या कमर्शियल बैंक ने ऐसा किया था कि मान लीजिए आपने आज 10,000 रुपये जमा किए अपने अकाउंट में, तो क्या कमर्शियल बैंक ने आपके नाम का एक स्टोर बना रखा है या आपके नाम पे एक अलग अलमीरा बना रखी है जिसमें वो उन पैसे को रख देता है? तो आपने पैसे डिपॉजिट किए, लेकिन क्या वो पैसे आपके अकाउंट में गए? नहीं गए। वो तो अकाउंट में तो डिपॉजिट हुए, लेकिन वो अकाउंट में रखे हुए थोड़ी है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो वर्चुअल फॉर्म में। तो कमर्शियल बैंक मनी का मतलब क्या हुआ कि आपके जो अकाउंट में पैसे हैं वो बेसिकली वर्चुअली हैं, वो है नहीं, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो जितने भी लोन्स ये कमर्शियल बैंक्स देते हैं वो भी सारे किस्में, वो सारे इसी तरह की वर्चुअल फॉर्म में होते हैं। तो ये भी कमर्शियल बैंक मनी एक मनी का टाइप है। वो किसी कंट्री के पेपर करेंसी का उस कंट्री के रिजर्व से कनेक्शन। एक बार प्लीज एक्सप्लेन। अभी मैं जब इंडिया के उस पे आऊंगा ना कि हम लोग नोट कैसे छापते हैं, तब मैं इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने केवल टाइप्स ऑफ मनी बताया। बॉन्ड्स किस करेंसी में है? बॉन्ड्स जो है ना वो पेपर करेंसी का ही पार्ट है वैसे देखा जाए तो बॉन्ड्स भी आते तो पेपर करेंसी में, लेकिन बॉन्ड्स लीगल टेंडर करेंसी नहीं है। तो बॉन्ड्स, चेक, ये सारे पेपर करेंसी हैं, लेकिन ये लीगल टेंडर करेंसी नहीं है। ये आप इसमें याद रखना। फिएट करेंसी एक बार बताऊं। देखो फिएट करेंसी का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बता देता हूं उस चीज को। पहले अगर इंडिया में करेंसी सिस्टम की हम बात करें तो ब्रिटिशर्स पहले नोट छापते थे, लेकिन वो नोट छापने के लिए वो भी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कोई मिनिमम रिजर्व नहीं रखते थे। हमने ये MRS अडॉप्ट किया। यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम या न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो ये इंडिया का एक वो सिस्टम है जिससे कि हम लोग नोट छापते हैं। अब नोट छापते हैं वो किससे छापते हैं? इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू। इसको इंडिया ने अडॉप्ट किया कब? 1956-57 में। तो आरबीआई एक्ट में हमने एक वो अमेंडमेंट कर दिया इसमें, और 1956-57 में ये वाला सिस्टम शुरू कर दिया। अब इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या हुआ
कि इसके हिसाब से आरबीआई को हमेशा 200 करोड़ रुपए की वैल्यू का एक मिनिमम रिजर्व रखना कंपलसरी है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या है? हमेशा आरबीआई को मिनिमम रिजर्व रखना कंपलसरी है। इसका मतलब ये 200 करोड़ का वैल्यू है। इस 200 करोड़ के भी दो पार्ट कर रखे हैं, 115 और 85 करोड़। ठीक है, अब ये जो 115 करोड़ की वैल्यू है, इसमें ये 115 करोड़ की वैल्यू बेसिकली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज या आईएमएफ के बॉन्ड्स इस वाले शेप में होना चाहिए। तो टोटल कितना वैल्यू का होना चाहिए? 200 करोड़ का, 200 करोड़ का। 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो हैं वो बॉन्ड्स के यानी गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज जिनको जी सैक बोलते हैं उसमें, या फिर आईएमएफ के बॉन्ड्स के शेप में होने चाहिए। ठीक है, इसमें गोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो 85 वाला है ये बेसिकली यूएस डॉलर या फॉरेन करेंसी के रूप में होना चाहिए। ये दे दिया। तो 115 करोड़ तो गोल्ड या बॉन्ड्स के फॉर्म में जो पक्का काम है वो, और 85 करोड़ फॉरेन करेंसी के रूप में, जैसे मैक्सिमम यूएस डॉलर हो सकता है या गोल्ड या ये यूरो हो सकता है या जापान का येन हो सकता है या ये ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग हो सकता है। लेकिन ये 85 करोड़ रखना अब जरूरी नहीं है। शुरू में तो कंपलसरी था कि इन दोनों रिजर्व्स को हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी वो नोट छाप सकता है। ऐसा नहीं होता देखो कि आरबीआई धड़ाधड़ नोट छापना शुरू कर दे। यानी मेरे पास अगर प्रिंटिंग प्रेस हो नोट छापने की, मतलब 24 घंटे नोट ही छापता रहूं, लेकिन क्या आरबीआई ऐसा कर सकती है कि वो दिन भर ही नोट छापती रहे? वो नहीं कर सकती। आरबीआई नोट छापना कब शुरू करती है? बेसिकली आरबीआई के पास जब नोट्स की डिमांड आती है। जब तक आरबीआई के पास नोट्स की डिमांड नहीं आएगी तब तक वो नोट नहीं छापेगी। अब वो नोट्स की डिमांड कब आती है? नोट्स की डिमांड आती है, अभी हम बात करेंगे आगे मनी सप्लाई वाले मुद्दे पर। अब ये नोट्स की डिमांड की शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले उस लोकल बैंक से होगी। आपके घर के पास जो भी बैंक होगा उसके पास अगर मान लीजिए पैसा नहीं है, या उसके पास लोगों की टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट्स को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो उसका जो हेड बैंक होगा, हर शहर का हर बैंक का एक हेड बैंक होता है। ठीक है, तो वो उस, जैसे मान लीजिए पीएनबी है, तो पीएनबी ने उस जिले का एक हेड बैंक बना रखा है जो आइडियल बैंक होता है। तो वो अपने उस आइडियल बैंक से पैसा मांगेगा। अब आइडियल बैंक कहता है कि मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो वो जैसे मान लीजिए एसबीआई से ले सकता है या आईसीआईसीआई बैंक से ले सकता है। अगर मान लीजिए वो ये कहते हैं कि उनके पास भी नहीं है, तो उस कंडीशन में वो अपने रीजनल सेंटर से बात करेगा। हमने बात करी थी कि 19 और 12 टोटल इस तरह से 31 रीजनल और सब रीजनल सेंटर्स हैं। तो वो जो आइडियल बैंक होगा वो क्या करेगा? वो रीजनल और सब रीजनल सेंटर्स के पास बोलेगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, आप भेजो। वो कहेंगे उस फलाने करेंसी चेस्ट में रखा हुआ है, वहां से इतने ले लीजिए। अब मान लीजिए करेंसी चेस्ट भी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, रीजनल जो सेंटर है वो भी कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, फिर रीजनल सेंटर बात करेगा जोनल पे। यानी हमने बात करी थी क्या कि 4 जोन्स हैं, फिर वो 4 जोन्स के पास जाएंगे, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्थ। तो चारों जोन्स में जैसे मान लीजिए कि राजस्थान का नॉर्थ जोन है या हरियाणा का नॉर्थ जोन है या दिल्ली का नॉर्थ जोन है, लेकिन महाराष्ट्र का वेस्टर्न जोन है, तो जिस स्टेट का जो जोन लगता होगा वो उस जोन के पास जाके बात करेगा। अगर जोन से भी ये आता है कि उनके पास भी पैसा नहीं है, तो फिर जोन बात करेगा किससे? वो आरबीआई से बात करेगा। यानी कि नोट्स की डिमांड बेसिकली नीचे से स्टार्ट होती है। अभी जैसे आज है क्या? थर्सडे, लेकिन कल का जो दिन है फ्राइडे का वो गणेश चतुर्थी है, बैंक्स की छुट्टी है। परसों का दिन है वो सेकंड सैटरडे है, शनिवार है, उस दिन भी छुट्टी है। फिर संडे आ रहा है, तो बैंक्स का लगातार 3 दिन का बैंक हॉलीडे है। अब ये 3 दिन का जो बैंक हॉलीडे है, इस कंडीशन में क्या होगा कि उनको पैसे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उनको ये देखना होगा कि जिस दिन मंडे आएगा, मंडे को अचानक डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि 3 दिन से बैंक ट्रांजैक्शन बंद रहेंगे, तो मंडे के दिन अचानक उनको नीड होगी। तो जब मंडे के दिन उनको नीड होगी तो उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब वो उन्होंने क्या किया होगा कि आज सुबह से ही ये ढूंढना शुरू किया होगा कहां कहां पैसा है, तो जहां से पैसा है वो अपना अरेंज कर लेंगे। लेकिन नहीं है तो आरबीआई के पास उनके कॉल्स पहुंच होंगे कि हमें इस जोन में पैसे की जरूरत है, आप यहां पर भेजो।
अब आरबीआई उसी हिसाब से पैसा छापना शुरू करेगा। आरबीआई दिन भर पैसा नहीं छापता, जब तक नीचे से डिमांड नहीं जाएगी ऊपर तब तक आरबीआई पैसा नहीं छापेगा। अब पैसा छापने के लिए वो क्या करेगा, वो सबसे पहले अपना रिजर्व देखेगा। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 200 करोड़ का होना चाहिए। 400 करोड़ का है, 800 करोड़ का है, वो अलग मैटर है, लेकिन 200 करोड़ का तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। अब इस 200 करोड़ में भी 115 करोड़ का उसको चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है। 85 करोड़ का अगर मान लीजिए रिजर्व नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर 85 करोड़ का रिजर्व आरबीआई के पास नहीं है तो भी आरबीआई कैन इशू करेंसी, बट आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। यानी कि अगर आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं है तो क्या होगा, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करेगा कि फलाने जोन से जो है वो हमारे पास कॉल आए, उनके पास पैसा नहीं है, हमें पैसा छापना है, हमारे पास 115 करोड़ का तो रिजर्व है, लेकिन ये 85 करोड़ का जो रिजर्व है वो नहीं है, क्या हम नोट छाप सकते हैं? अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री परमिशन देगी तो वो नोट छाप सकता है। अगर उसके पास दोनों रिजर्व मेंटेन्ड हैं तो उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं पूछना है, पर अगर 85 करोड़ का नहीं है तो फिर उसको पूछना पड़ेगा। 1992 से ये वाला प्रोविजन आरबीआई के साथ शुरू किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है क्या कि 85 करोड़ का अगर रिजर्व होगा तो भी नोट छापा जा सकता है, ठीक है। तो जितनी करोड़ का वैल्यू, मान लीजिए अभी उसको 100 करोड़ की नोट छापने, 200 करोड़ तो मिनिमम रखना ही है, लेकिन उसको 100 करोड़ की वैल्यू की नोट छापने तो वो छाप सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको जानना है इसमें कि हमारी जो करेंसी है वो करेंसी लीगल टेंडर करेंसी है, ठीक है। और उस लीगल टेंडर करेंसी को भी छापने के लिए क्या चाहिए कि उसको हमेशा मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है। तो अगर आप चाहो तो आपके पास जो करेंसी है उस करेंसी को लेकर के आप जा सकते हो जोनल ऑफिस में। जोनल ऑफिस क्या करेगा कि उस करेंसी का 80% पार्ट वो आपको गोल्ड में कन्वर्ट करके दे सकता है। मैक्सिमम कितना देगा, 80% देगा, उसके ऊपर नहीं देगा। तो ये नोट जो छपने का सिस्टम है वो इस तरह से होता है। अब हमारे यहां तो क्या होता है कि हमारी करेंसी को छपने से पहले ये रिजर्व देखना होता है, लेकिन अमेरिकन डॉलर क्योंकि फिएट करेंसी है उसके लिए कोई भी रिजर्व कंपलसरी नहीं है। तो अगर अमेरिका चाहे तो कभी भी उठा के नोट छाप सकता है, वहां की फेडरल बैंक को कोई भी किसी भी तरह का रिजर्व मेंटेन नहीं करना पड़ता, बट वी हैव टू कैप्ट अ रिजर्व ऑफ मिनिमम, ठीक है। तो कम से कम इतना जो है वो रिजर्व उसको रखना पड़ेगा, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। टोटल मनी फिजिकल में होता है क्या? देखो, टोटल मनी फिजिकल में नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस समय चाह रही है वो फिजिकल फॉर्म में केवल 30% चाह रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस समय बात करती है, जो भी उनके वो आते हैं इसमें गाइडलाइंस, उसमें वो ये कह रहे हैं कि फिजिकल फॉर्म में केवल 30% होना चाहिए, बाकी 70 पार्ट जो है वो एक तरह से वर्चुअल करेंसी या ये वाला फॉर्म जो है वो जा रहा है। यानी आपके पास जो है वो अकाउंट्स में पैसा है या यहां कहीं पैसा है, वो इसकी बात कर रहे हैं। फिजिकल फॉर्म में यानी आपके वॉलेट में जो पैसा है, कॉइन्स और करेंसी दोनों मिलाकर के, वो टोटल डिनोमिनेशन का मैक्सिमम 30% ही है, उसके ज्यादा नहीं है। एमआरएस का इंपॉर्टेंस, एमआरएस का इंपॉर्टेंस ये है कि इससे आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू हमेशा बनी रहती है। यानी कि एक जो है वो लॉयल्टी होती है, एक प्रेशर होता है इस बात का कि हमें इतनी ही वैल्यू का नोट छापना है। अगर अंधाधुंध नोट छापे जाएंगे तो क्या होगा, यानी अगर गवर्नमेंट क्या करे कि बिना मतलब में नोट छापना शुरू कर दे तो उस कंडीशन में उस नोट की वैल्यू गिर जाएगी। और नोट की वैल्यू गिरने का मतलब क्या है, वो कागज के टुकड़े में आना शुरू हो जाएगा। 1929 का वो ग्रेट डिप्रेशन आपने सुना होगा। तो 1929 में ये फर्स्ट ग्रेट डिप्रेशन आया था, यानी 1929 की महान आर्थिक मंदी। और ये द ग्रेट डिप्रेशन कौन लेके आया था, ये जर्मनी लेके आया। तो जर्मनी में ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई। आप गूगल पे जाइए, आपको बहुत सारे फोटोज इस तरह के मिलेंगे जिसमें वो जो जर्मनी की करेंसी है मार्क, उसको तोला जा रहा है। और उसमें क्या है, एक तरफ तो रखा हुआ है मार्क और एक तरफ रखा हुआ है अखबार की रद्दी। तो मार्क की वैल्यू अखबार की रद्दी के बराबर हो गई थी। जिम्बाब्वे के साथ भी ऐसा हो चुका है, अर्जेंटीना के साथ भी ऐसा हो चुका है। यानी इन लोगों ने हद से ज्यादा करेंसी छाप दी और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि करेंसी की वैल्यू एकदम गिर गई।
और करेंसी की वैल्यू गिरने का मतलब क्या होता है कि आपका जो नोट है वो है तो कागज ना, नोट है क्या, नोट बेसिकली कागज है। 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे टोकन करेंसी है। केवल 1 रुपए का नोट इकलौता ऐसा है जो कि टोकन करेंसी नहीं है, वही 1 रुपए का नोट जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है। उसके अलावा सारे के सारे जो नोट्स हैं वो टोकन करेंसी हैं। टोकन करेंसी क्यों है? क्योंकि उनकी रियल वैल्यू अलग है और उनकी फेस वैल्यू अलग है। केवल 1 रुपए का नोट ऐसा है जिसको छापने में लगभग 2-2.5 रुपए के आसपास खर्चा आता है। ठीक है, तो 1 रुपए के नोट में जो उसका कॉस्टिंग है वो ज्यादा है, इसीलिए 1 रुपए का नोट क्या है, वो लीगल टेंडर करेंसी है। लेकिन उसके ऊपर के जो नोट हैं 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 200 का, 500 का या 2000 का, वो सारे के सारे जो है वो टोकन करेंसी हैं। क्यों है? क्योंकि उनकी जो कॉस्टिंग है उनको छापने की वो कम आती है। 2000 का नोट छापने के लिए सरकार को लगभग 16 से 18 रुपए के बीच में खर्च करना होता है। यानी अगर वो 2000 का नोट बनाती है एक, तो उसका खर्चा कितना है? लगभग 16 से 18 रुपए के बीच में। तो 18 रुपए खर्च करके आरबीआई ने 2000 का नोट तैयार किया। अब डिनोमिनेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है? वो 2000 रुपए। तो ये जो कंडीशन पैदा होती है क्या, कि अगर नोट बहुत ज्यादा छपे तो फाइनली क्या होगा, इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जिम्बाब्वे में ये हाल हुए थे कि वहां के लोगों को अगर एक ब्रेड खरीदनी है तो एक ब्रेड खरीदने के लिए उनको बोरी भर के नोट चाहिए थे। यानी उस वहां की जो करेंसी थी, जो पेपर करेंसी थी, उसका तोलना चालू कर दिया था रद्दी के भाव। तो आप सोच सकते हो कि आज 30 से 40 रुपए का ब्रेड आता है और उस ब्रेड के लिए उनको एक बोरी भर के नोट चाहिए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन इकोनॉमी में नहीं आए, इसीलिए हमेशा करेंसी उतनी ही छापी जाती है जितनी की उसकी आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा वो नहीं छापते। ये इसके पीछे रीजन है। फिएट करेंसी की वैल्यू क्यों नहीं गिरती? फिएट करेंसी की वैल्यू इसलिए नहीं गिरती क्योंकि फिएट करेंसी बेसिकली हॉट करेंसी है। क्योंकि अमेरिकन डॉलर, देखो हम लोग सब बेवकूफ है, सीधी बात करें तो सारी दुनिया बेवकूफ है, केवल अमेरिका वाले शाणे। अमेरिका वाले शाणे क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस समय दांव खेला जब कोई कुछ भी नहीं था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जहां से इकोनॉमी ग्लोबलाइज होनी शुरू हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इकोनॉमी कैसी हुई? ग्लोबलाइज हुई। और अमेरिका उस समय रिप्रेजेंटेटिव करेंसी था। तो अमेरिकन डॉलर क्या हुआ कि अमेरिकन डॉलर में सारी दुनिया ने व्यापार करना शुरू किया। अमेरिकन को डॉलर दिए कि आप डॉलर पकड़ो व्यापार करो, आप डॉलर पकड़ो व्यापार करो। तो जो सारा ट्रेड था अमेरिकन डॉलर में होना शुरू हुआ और अमेरिकन डॉलर क्या बना? वो हॉट करेंसी बन गया। तो सारी दुनिया को अमेरिका की मुंह की तरफ देखना पड़ता है, क्या करो कि इसका ये ट्रेड करो। तो इसीलिए अमेरिका की इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में एग्रीमेंट क्या किया है कि जैसे इंडिया को रशिया के साथ अगर ट्रेड करना है तो इंडिया टोटल ट्रेड का 50% तक वो रुपया उसको देगा। ठीक है, यानी उसको खरीदने के लिए, यानी अगर हमें रशिया से कोई चीजें इंपोर्ट करनी है तो हम उसको किस में पे कर रहे हैं? हम उसको हमारी करेंसी में पे कर रहे हैं। जबकि रशिया अगर हमसे कोई सामान खरीद रहा है तो वो उसका पेमेंट अपनी करेंसी रूबल में कर रहा है। ऐसे ही चाइना अगर कुछ पेमेंट करना चाह रहा है तो वो हमें युआन में कर रहा है, हम चाइना को रुपया में कर रहे हैं। तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं आपस में मिलकर के रशिया, रशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इनकी जो पांचों ही करेंसी है क्रूजेडो, रेंड, युआन, रूबल और रुपया, इसमें ये अपना अपना ट्रेड करते हैं। तो इनका जो आपस का ट्रेड है सारा का सारा वो अपनी अपनी करेंसी में होता है। इंडिया ने ईरान के साथ भी एग्रीमेंट कर रखा है कि हम ईरान की दीनार में अपना जो है वो ट्रेड करते हैं या वो इंडिया के रुपया में ट्रेड करता है। तो इससे हमें क्या हो रहा है कि इससे हमें अमेरिकन डॉलर पर डिपेंडेंसी लगातार कम हो रही है। तो ये सब कब होगा? जब हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एक्सपोर्ट्स होंगे ज्यादा। तो जब हमारी इकोनॉमी में जो ट्रेड हो रहा है उसमें एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे, तो उस कंडीशन में हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और कोई भी कंट्री हमारी करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन अभी भी क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अमेरिकन डॉलर में होता है। हालांकि ट्रेड अमेरिकन डॉलर को यूरो लगातार पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि इस समय यूरो दुनिया का सबसे बड़ा, यूरो जोन जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि वो 27 कंट्रीज मिलकर के अपने ग्रुप से ट्रेड करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अमेरिकन डॉलर को यूरो से लगातार चैलेंज मिल रहे हैं और अमेरिकन डॉलर की वैल्यू उसके कंपैरिजन में कम हो रही है। यूरो में क्योंकि ट्रेड ज्यादा है, एक्सपोर्ट भी ज्यादा है, इंपोर्ट भी ज्यादा है,
तो यूरो की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो फिएट करेंसी का फायदा अमेरिका को जो इतना मिलना चाहता था उतना मिल चुका है। यही रीजन है कि फिएट करेंसी जब उसकी क्योंकि थी, बिना उसके लोग व्यापार कर ही रहे थे, तो फिएट करेंसी हुई उसके बाद भी अमेरिका बिटकॉइंस को सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करता था। अमेरिका नहीं चाहता था कि बिटकॉइंस इंटरनेशनल मार्केट में आए, क्योंकि बिटकॉइंस अगर आएंगे तो डॉलर डिप्लोमेसी, उसका जो खेल है उसको क्या बोलते हैं, डॉलर डिप्लोमेसी, यानी कि डॉलर डिप्लोमेसी का खेल उसका खराब हो जाएगा। तो वो किसी भी देश को कैसे धमकाता है, वो ऐसे धमकाता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे को डॉलर नहीं दूंगा, और डॉलर नहीं देने का मतलब क्या होगा कि उसका इंटरनेशनल ट्रेड ठप हो जाएगा। तो ये एक सिचुएशन है जिससे कि सारी दुनिया लड़ना भी चाहती है। तो फिएट करेंसी का फायदा उसको खूब मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ मनी। मनी के फायदे क्या हैं? तो इट एक्ट्स एज एन एप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर इकोनॉमी एज अ होल। तो मनी क्या करता है कि पूरी इकोनॉमी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसका पहले एडवांटेज है वो क्या है, इट एक्ट्स एज एन एप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर एन इकोनॉमी एज अ होल। तो पूरी इकोनॉमी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से काम करता है। दूसरा, मनी कैन बी मेजर्ड आई इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड। तो मनी को जो है उसकी वैल्यू को डिसाइड किया जा सकता है। थर्ड, इट इज नॉट पेरिशेबल इन कॉन्ट्रास्ट विद एनी कमोडिटी गुड्स और सर्विसेज। मुद्रा कभी खत्म नहीं होती, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नोट खत्म होता है तो सिचुएशन में उतनी ही वैल्यू का नोट और दूसरा लाया जा सकता है। तो इस तरह से ये कभी भी पेरिशेबल नहीं होते। नेक्स्ट, इट एड्स वैल्यू टू एन इंडिविजुअल्स वेल्थ। तो किसी की भी संपत्ति को बढ़ाने का काम करता है ये। ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स आप इससे खरीद सकते हो। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सारी दुनिया ने क्या किया, इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया है, सारी दुनिया उसको स्वीकार करती है। इट हेल्प्स यू टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में आप कहीं भी इसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि अमेरिकन चीजें आप मंगा सकते हो, सिंगापुर चीजें मंगा सकते हो। तो ट्रांजेक्शन कैन बी इजी थ्रू मनी। फिर ये जो मैटर है ये है बेसिकली इस मनी सप्लाई का। तो मनी सप्लाई के मेजर्स हैं क्या क्या, यानी मनी सप्लाई को किस तरह से देखा जाता है। सारी दुनिया में ये इसी तरह के मनी सप्लाई है। अब ये हैं क्या क्या, ये मैं एक एक करके आपको सबको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला है इसमें MO। तो पहला जो है वो उसमें क्या है, वो है M0। तो ये M0 का मतलब क्या है, ये बेसिकली करेंसी है। तो जो मार्केट में जो बेसिक करेंसी है वो क्या है, वो M0 है। देखो, अगर हम मनी के सर्कुलेशन की बात करें, यानी अगर हम बात करें सर्कुलेशन ऑफ मनी, तो मुद्रा का मार्केट में प्रवाह कितना है, सर्कुलेशन कितना है। आरबीआई के डेटा के हिसाब से इंडिया में इस समय 28.3 ट्रिलियन रुपया है, यानी मार्केट में कितना पैसा है अभी फिजिकल फॉर्म में, 28.3 ट्रिलियन। तो इतना पैसा इस समय इंडिया में है। ठीक है, कितना, 28.3 ट्रिलियन। अब ये अलग अलग फॉर्म में है। ये कौन कौन सी फॉर्म में है, यही मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई को देखने का तरीका क्या है, ये M0, M1, M2, M3, M4, M5, तो ये इस तरह से बने हुए हैं। तो सारी दुनिया में इसी तरह से मनी को, सप्लाई को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इस पे आते हैं। सबसे पहला हमने बात करी क्या, पहला है MO। ठीक है, M0। तो M0 में क्या है, ये करेंसी इन सर्कुलेशन। तो जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में, मैंने भी बात करी क्या, 28.3, तो वो इसमें आ रही है। दूसरा, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। तो आरबीआई के पास जितने भी बैंक्स का डिपॉजिट है
यानी हमने पढ़ चुके हैं किसमें, कैश रिजर्व रेशो में। तो कैश रिजर्व रेशो में जितना भी पैसा है आरबीआई के पास वो, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब ये जो अदर डिपॉजिट है वो क्या है, हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि आरबीआई एक तो डिपॉजिटर किनका है, बैंक्स का है। कमर्शियल बैंक्स अपना सरप्लस मनी आरबीआई के पास रखते हैं, और दूसरा ये डिपॉजिट रखता है किसको, गवर्नमेंट के फंड्स को। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास भी। तो गवर्नमेंट के भी जितने फंड्स हैं, तो यहां पर अदर से मतलब क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि करेंसी इन सर्कुलेशन, जितना भी पैसा मार्केट में बह रहा है वो, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका पैसा आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में जमा है। और तीसरा अदर डिपॉजिट, यानी कि सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है, उसको हमने क्या माना, इसको हमने माना M0। तो M0 का मतलब पहला तो सर्कुलेशन में जो मनी है मार्केट में वो, दूसरा हमने माना वो सीआरआर जो कि आरबीआई के पास जमा है सारे बैंक्स का, और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिजर्व जो कि आरबीआई के पास है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ MO। फिर इसके बाद दूसरा है M1। M1 का मतलब क्या है, करेंसी विद पब्लिक, यानी ये M0 इसमें शामिल हो गया। तो इसमें M1 में M0 शामिल हो गया अपने आप ही, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, इसमें टाइम डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा है। तो बैंक के पास जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, तो बैंकिंग यानी कौन कौन सी, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हो, चाहे वो आरआरबीज हो, चाहे वो एनबीएफसीज हो, वो कोई से भी बैंक हो, तो जिस बैंक के पास भी डिमांड डिपॉजिट है, दोनों तरह अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हो, तो डिमांड डिपॉजिट कौन से अकाउंट्स में, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, दोनों ही तरह के अकाउंट्स में जितना भी पैसा डिपॉजिट है वो, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब आरबीआई के पास और भी कोई डिपॉजिट हो, ठीक है, तो यहां पे हमने एक तो क्या है, ये इसमें इस तरह का सिस्टम होता है कि जैसे ही MO से आप M1 की तरफ गए, वैसे ही वो M1 में M0 भी अपने आप शामिल हो गया। तो ये इसमें जितनी भी पब्लिक के पास करेंसी है वो शामिल आ गई, यानी वही करेंसी इन सर्कुलेशन। उसके अलावा क्या है, डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई विद द कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स के पास एक तो करंट अकाउंट में और एक सेविंग बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा डिपॉजिट है वो, और आरबीआई के पास अगर कोई और भी पैसा है तो वो। तो ये किस में आ गया, M2 में, M1 में। फिर इसके बाद थर्ड है M2। M2 में M1 अपने आप शामिल हो गया, ठीक है। M1 का मतलब क्या हुआ, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और आरबीआई के पास और कोई पैसा, ठीक है। अब इसमें सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो M2 का मतलब क्या हुआ कि ये सारा सर्कुलेशन M1 वाला, प्लस जितने भी पोस्ट ऑफिसेस हैं उनमें जो सेविंग बैंक, सेविंग अकाउंट हैं, वो भी इसमें शामिल हुए। तो M1 और M0 में पोस्ट ऑफिसेस के अकाउंट शामिल नहीं थे, केवल बैंकिंग सिस्टम वाले थे। यहां पर बैंकिंग सिस्टम प्लस पोस्ट ऑफिसेस दोनों आ गए। फिर इसके बाद फोर्थ है M3। अब इस M3 का मतलब क्या हुआ, M3 में एक तो ये M1 है, ठीक है, तो करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट उसमें सेविंग अकाउंट दोनों में, और आरबीआई के पास कोई डिपॉजिट, तो वो M1। उसके अलावा टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि टाइम डिपॉजिट का मतलब ये हुआ कि वो उसको तुरंत नहीं निकालेगा, वो टाइम लगा के निकालेगा। अब इसमें एक चीज और आपको देखनी है क्या, कि ये M0, M1, M2 यहां तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं नैरो मनी, और ये M3 और M4 इन दोनों को बोलते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि नैरो मनी में हम केवल क्या कर रहे हैं, हम केवल उतनी ही मुद्रा देख रहे हैं जो कि हमें दिख रही है, लेकिन ब्रॉड मनी का मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा भी तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनमें पैसा डिपॉजिट हुआ है। तो जैसे टाइम डिपॉजिट को हम नैरो मनी में शामिल नहीं करते, लेकिन टाइम डिपॉजिट को शामिल किसमें करते हैं, ब्रॉड मनी में। तो टाइम डिपॉजिट कहां पर शामिल होगा, ब्रॉड मनी में, और डिमांड डिपॉजिट कहां पर शामिल होगा, नैरो मनी में।
तो ये दोनों चीजें आपको उसमें याद रखनी है। तो यहां पर M0, M1, M2 तो क्या है, नैरो मनी है, और M3 क्या आ गया, ये ब्रॉड मनी आया। तो M3 में M1 तो शामिल है ही, उसके अलावा बैंक्स के पास जितने भी सावधि जमा या टाइम डिपॉजिट है वो भी इसमें शामिल हुए। फिर इसके बाद ब्रॉड मनी का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है M4। M4 का मतलब ये मैक्सिमम लिक्विडिटी है, ठीक है। तो M4 का मतलब सबसे ज्यादा जो है। अब आप M0 से M4 की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, लगातार लिक्विडिटी बढ़ रही है। तो यहां जितना था उससे आगे जाके वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो M4 में M3 शामिल हो गया, और M3 में M1 पहले से ही है। तो M1, M3 ये दोनों आए गए। और ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे किस में आ गए, वो M4 में आ गए। तो टाइम डिपॉजिट भी, डिमांड डिपॉजिट भी, आरबीआई भी, कमर्शियल बैंक्स भी और पोस्ट ऑफिस भी, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये M4 में आते हैं। तो ये है मनी सप्लाई का सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये हमने सारा क्या पढ़ा, ये हमने सारा पढ़ा मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को मेजर करने का तरीका क्या है, कल हमने जो पढ़ा था उसमें कि आरबीआई क्या कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है। वो मॉनेटरी पॉलिसी क्या देख के लाता है, वो इस मनी सप्लाई को देख करके लाता है। तो वो सर्कुलेशन देखेगा कि मार्केट में मनी का सर्कुलेशन कितना है, उसी सर्कुलेशन के हिसाब से क्या करेगा, वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, वो इन सबको वहां पर डालेगा। सीआरआर को बढ़ा सकता है या सीआरआर को घटा सकता है, वो बेसिकली इन पूरे के पूरे सर्कुलेशन को चेक करेगा। तो सर्कुलेशन को चेक करने के बाद ही आरबीआई क्या कर सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ये बैंक जितने भी हैं उन सबको यूज करता है। ठीक है, टाइम डिपॉजिट बताऊं, दिनेश ने पूछा है टाइम डिपॉजिट। देखो टाइम डिपॉजिट बेसिकली फिक्स डिपॉजिट है, आप इस बात को जानते हो। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि आपने पैसा डिपॉजिट किया बैंक के पास। डिमांड डिपॉजिट का मतलब यह है कि आप मन करे जिस दिन उस पैसे को निकाल सकते हो, यानी कि आपने अभी पैसा डिपॉजिट किया और 2 मिनट बाद आपको याद आया कि नहीं मेरे को जरूरत पड़ेगी इस पैसे की, आपने वो दोबारा निकाल लिया। तो टाइम डिपॉजिट में तो क्या हुआ, सॉरी डिमांड डिपॉजिट में या मांग जमा में, कि जैसे ही आपने पैसा किया, पैसा डिपॉजिट किया, आप उसको तुरंत बाहर निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन टाइम डिपॉजिट में आपने स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको डिपॉजिट किया। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए 5 साल के लिए डिपॉजिट किए फिक्स। अब 5 साल तक आरबीआई वो कमर्शियल बैंक जो होगा वो आपको मान लीजिए 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप उसको 5 साल बाद ही निकाल सकते हो। तो वो जो एफडी होती है उसको 5 साल से पहले मैच्योर करने का तरीका नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं उसको मैच्योर नहीं करना, मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और वो कमर्शियल बैंक कुछ पैसा काट और लेगा। तो एफडी तोड़वाई तो जा सकती है, लेकिन उसके बदले में आपको वो जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट का वो नहीं मिलता। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट तो सर्कुलेशन में हमेशा रहता ही रहता है, लेकिन टाइम डिपॉजिट जनरली सर्कुलेशन में नहीं रहता। ये इसके पीछे, हाँ जी, एफडी को ही बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो ये फिर आया हमारा फाइनली, थैंक यू। तो आज का जो सेशन था इसमें हमने मनी किस तरह से आती है हमने सारी बात करी, छपती किस तरह से वो भी हमने बात करी, और मनी सप्लाई को मेजर किस तरह से करते हैं ये भी हमने सारा बात किया। ठीक है, तो यहां पर हमारे आज का टॉपिक खत्म होता है। कल फिर आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, आप उड़ान पे हमारा साथ दे रहे हैं। आपके इसी विश्वास की वजह से हम लोग रोज मेहनत करते हैं और आपके लिए कंटेंट तैयार करके यहां पर आपके सामने आते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे कल।